हरिओम। आप सभी को राधे राधे। सुबह का सुप्रभात। आप लोग अच्छे होंगे, फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। सुबह 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 निकलिए घर से बाहर, पौधों को निहारिए, फूलों की खुशबू लीजिए, मन प्रसन्न होएगा, आनंदित महसूस होगा। तो आज मुझे कहानी याद आ रहा है। बचपन में दादा दादी काका लोग दरवाज़ा पे बैठा करते थे तो कहानियाँ सुनाते थे। तो मिथिला में एक गोनू झा बहुत ही नाम के व्यक्ति रहते थे जो काफ़ी बुद्धिजीवी, चतुर और पंडित थे। जिस प्रकार तेनाली राम का नाम है, गोपाल भांड आपको बंगाल में उनका प्रचलित का नाम है। जिस प्रकार बीरबल का नाम है, उसी प्रकार मिथिला में गोनू झा का भी नाम आता है। तो गोनू झा से रिलेटेड ही कहानी है। एक समय की बात है, गोनू झा के गांव में मिथिला से एक मेहमान आए। तो आप लोग सभी जानते हैं कि गांव में हम लोग के यहाँ का प्रचलन है कि गांव का कोई भी कुटुंब मेहमान, अगर गांव का मेहमान है तो वो पूरे गांव का साझा मेहमान हुआ करता है। वो सब का मेहमान है, सिर्फ एक घर का, ये एक व्यक्ति का परिवार का मेहमान नहीं है। आज टाउन में, फ्लैट की दुनिया में एक दूसरे को, बगल वाली को भी नहीं पहचान पाता है या बगल वाले को भी नहीं पहचानता है आदमी। लेकिन ऐसी बातें गाँव में नहीं है। गाँव की आनंद ही अलग है। गाँव में एक घर में अगर कुटुंब आया, मेहमान आया, तो पूरे गांव के लिए है। गांव का दामाद पूरे गांव का दामाद हुआ करता है। उसी प्रकार गांव की बेटी को सभी बेटी मानते हैं। पूरे गांव के लोग की बेटी है वो। किसी का रिश्ता में बहन, किसी का बुआ, किसी का भतीजी, ये होती है गांव। गांव का आनंद ही अलग है। तो वही गांव के गोनू झा थे। तो उनके पास मिथिला नगरी से एक आए मेहमान। तो सब जगह बहुत प्रचलित हुआ, गांव के लोग सब गए मिलने, भाई आए हैं, मेहमान आए हैं शहर से, जमाई जी आए हैं शहर से। तो सभी लोग गए। उसी में से गोनू झा और कोई व्यक्ति पूछे मेहमान से, कहिए मेहमान जी क्या हाल चाल है, कैसे है आपका शहर का हाल, क्या खबर है, सुनाइए कुछ। तो मेहमान जी बोले कि मिथिला नगरी में अभी बहुत हलचल है। भाई क्यों हलचल है? गोनू जी पूछे, गोनू झा क्यों हलचल है, क्या हलचल है? तो मेहमान बताए कि देखिए वहाँ एक दक्षिण भारत से एक काला और बहुत ही विद्वान पंडित और बहुत बड़ी टिकधारी पंडित जो है सो महाराज के नरेश, मिथिला नरेश के दरबार में आए हुए हैं। और वो एक चैलेंज रख दिए हुए हैं कि जो कोई भी मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, मैं उसकी गुलामी खटूँगा, मैं उसका दास्यता स्वीकार करूँगा। अगर वो हार जाता है तो वो मेरी दास्ता को स्वीकार करना होगा, मेरा सेवक बनना पड़ेगा, उसको मेरे को सेवा करना पड़ेगा। इसी कारण से मिथिला नगरी में अभी काफ़ी हलचलें हैं। तो भाई ये बात सुना तो गांव के लोग सब बोला कि गोनू झा तो बहुत विद्वान, बुद्धिजीवी है। और हाल फिलहाल में ही उसी समय, जिस समय की कहानी है, तो उस समय कुछ उत्कल राज्य से गोनू झा जो है सो शास्त्रार्थ में पुरस्कृत होकर आए हुए थे। तो बड़े बुजुर्ग उनको बोले कि भाई गोनू झा तुम तो जाओ वहाँ, उस साउथ के जो पंडित आए हैं, विद्वान पंडित, उसके साथ शास्त्रार्थ करो, हमें विश्वास है कि आप जरूर जीतोगे। और तो गोनू झा गांव की बड़े बुजुर्गों सभी का बात को सम्मान देते हुए फिर अपने घर गए। फिर अब घर गए तो देखिए गोनू झा, कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई भी राय मशवरा अपनी पत्नी से जरूर लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए। अर्धांगिनी है आपकी पत्नी। जब आपकी पत्नी बनी, जब आप उसके पति बने, तो आप दो नहीं रह जाते हैं, आप एक हो जाते हैं। आपकी आत्मा एक हो जाती है। वो आत्मा को महसूस कीजिए। आप एहसास करते होंगे कभी कभी, मुझे तो होता है
कि आपकी पत्नी किचन में बैठ के कुछ सोच रही है आपके बारे में, आप अगर बेडरूम में आपको पता चल जाता है कि आपकी वाइफ ने कुछ बोला है। ये कनेक्शन होता है इसमें मोबाइल का, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई आवश्यकता नहीं है। ये पति पत्नी का प्यार का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन में बंद करके गोनू झा जी भी अपनी पत्नी के पास रात में आए, विचार विमर्श किए। बंगाली में वार्लिस वार्तालाप बोलते हैं। वो पत्नी से इसी विषय वार्तालाप में वो पूछे कि बताए उसको कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मिथिला नगर में वो विद्वान आए हुए हैं जिसके साथ शास्त्रार्थ के लिए हमें जो है सो गांव के लोग बोल रहे हैं, तो क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन एक बात है, उसमें हारने का डर नहीं है, हार जाता है, लेकिन वो बोलता है कि जो हार जाओगे तो उसे मेरे दास्ता स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे को गुलामी करना पड़ेगा, मेरा सेवक बन के रहना पड़ेगा, हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ रहना पड़ेगा। तो पत्नी बोली कि ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन हमें विश्वास है आपके ऊपर, आप जरूर जीतिएगा, लेकिन आप ऐसा करिएगा कि वहाँ जाइएगा तो पहले ये लाइन में मत लग जाइएगा कंपटीशन की लाइन में। पहले आप 2 दिन जो है सो शास्त्र को जो बहस जो डिबेट होगा, उस डिबेट को आप जो है सो पहले अध्ययन करिएगा 2 दिन। उसके बाद जब आप पूरा बात समझ जाइएगा कि मैटर है क्या, तब जा कर के आप जो है सो उसमें भाग लीजिएगा। आप जाइए, आप हमें भरोसा है, आप मेरा पति हैं, जाइए। बड़ा गोनू झा भी विद्वान अपना बुद्धिजीवी थे ही, वो अपना चल दिए। गए, जाते जाते मिथिला नगरी पहुँचे। मिथिला नरेश को महाराज को प्रणाम नमस्कार करके वो अपना परिचय दिए कि महाराज, मैं आप ही के नगर के एक गांव का छोटा सा आदमी हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे शास्त्रार्थ को देखने के लिए, और मैं इस शास्त्रार्थ में भाग भी लेना चाहता हूँ। बोला कोई एकदम ओपन है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। तो गोनू जी 2 दिन तक मिथिला नरेश की सभा में बैठ कर के शास्त्रार्थ को सुने, समझे, देखे। उसके बाद वो 3रा दिन जो है सो उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो महाराज परमिशन दिए। तो गोनू झा जी पूछे कि हम एक बात पूछना चाहते हैं कि कोई खास विषय वस्तु पर ही यह डिबेट, यह शास्त्रार्थ है, या किसी भी विषय वस्तु पर बहस शास्त्रार्थ हो सकता है। तो महाराज राजा बोले कि नहीं, यहाँ विषय की कोई सीमा नहीं है, किसी विषय वस्तु पर हो सकती है, सिर्फ अश्लील बातें नहीं हो, अश्लील विषय छोड़ करके सभी बातों पे बहस यहाँ हो सकती है। तो फिर गोनू झा जी उस दक्षिण के विद्वान पंडित से कल जोड़ करके बोले, प्रणाम करते हुए कि हे विद्वान पंडित, क्या आप पहले प्रश्न करना चाहेंगे कि मैं पहले प्रश्न करूं? तो विद्वान पंडित बोले, ये साधारण सा दिखने वाला गोनू झा साधारण सा व्यक्ति दिखते थे। तो बोले साधारण सा व्यक्ति दिखने वाला, ऐसे चलो इसी को दे देते हैं। मन में वो सोचे और बोले कि नहीं, आप ही पहले बोलो। अच्छी बात है भाई, आप पहले बोलो। तो गोनू झा को मौका मिल गया, चांस मिल गया पहले क्वेश्चन करने का। अंदर से बहुत प्रसन्न हुए वो। फिर वो गोनू झा अपना पहला प्रश्न बोले, 3 प्रश्न बोले कि वो मैं पूछूंगा महाराज से कि मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, आप तीनों का जवाब दे देते हैं तो मैं आपकी दास्ता स्वीकार करूंगा, अन्यथा अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आपको मेरी दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन किए, बुद्धि रहती कहाँ है? पंडित जी बोले, अरे ये क्या बच्चों जैसा सवाल पूछ रहे हो, है? ये तो सब जानता है बुद्धि कहाँ रहती है, ये कोई सवाल है? ये तो बच्चा जैसा सवाल पूछ रहे हो, ये तो गया काम से। तो अरे बोला कि बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। पंडित बोला। तो गोनू झा बोले, नहीं, गलत है विद्वान पंडित जी, आपका ये बात गलत है। बुद्धि ओंठ पे रहती है, ओंठों पे। क्यों? क्योंकि बुद्धि है, लेकिन ओंठ जब तक आप बोलते नहीं हैं तब तक आपका बुद्धि का प्रकटन नहीं हो सकता है, प्रकटन। आप उसको सुना नहीं सकते हैं किसी को, तो बुद्धि समझ में नहीं आता है कि बुद्धि तो थोड़ा बहुत जीव पक्षी पशु में भी है, लेकिन मनुष्य में जो बुद्धि है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है पशु पक्षी, जिस कारण उसका बुद्धि का दिखावा या दिखता नहीं है। लेकिन मनुष्य का ओंठ के माध्यम से ही बुद्धि का प्रकटन होता है, वो दिखता है, वो सुनता है, इसलिए बुद्धि। तो महाराज बड़ा प्रसन्न हुए, बोले नहीं, एकदम सही बात है। बोलिए
विद्वान पंडित जी आप क्या बोलते हैं? तो वो भी बोले नहीं नहीं हम मानते हैं, ये आंसर को मैं स्वीकार करता हूँ। फिर बोले दूसरा प्रश्न, बुद्धि खाती क्या है? अब तो ब्राह्मण वो जो है सो विद्वान ब्राह्मण चिड़चिड़ा गए, गुस्साने लगे, क्या है आप ये उटपटांग सवाल सब करते हैं? बुद्धि कोई खाने, बुद्धि भी कोई कुछ खाता है भाई? बुद्धि क्या खाएगा? बुद्धि कोई क्या मनुष्य है, जीव है, जंतु है जो खाएगा? बोला नहीं मान्यवर। गोनू झा बोले नहीं मान्यवर, बुद्धि का भी भोजन होता है, और बुद्धि का भोजन होता है समय। समय पे अगर आप बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं तो वो बुद्धि भी कोई काम का नहीं होता है। इसलिए बुद्धि जो है सो उसका भोजन है। अब आया तीसरा सवाल। बोला तीसरा सवाल क्या है? बोला तीसरा सवाल, बुद्धि पहनती क्या है? अब तो समझिए कि साधु जो है सो हाहाकार में गुस्सा मांगे, क्या उटपटांग सवाल किए जा रहा है आदमी? बताओ, ये हम वो कहाँ पढ़ लिख आया था, वो साधारण साधारण सवाल कर रहा है, वहाँ का शास्त्र का खोज रहा था पंडित। और बताइए ये साधारण बुद्धि पहनता क्या है, बुद्धि खाती क्या है, बुद्धि रहती कहाँ है? तो बुद्धि बोला कि पहनती क्या है? अब तो बोला कि नहीं मान्यवर पहनती है। तो महाराज को बोले कि महाराज हमें सबसे पहले इसका जवाब देने से पहले हमें राशि पोशाक दिया जाए महाराज। तो महाराज को भी समझ में नहीं आया कि क्या गोनू झा क्या बोल रहे हैं। तो महाराज बोले अच्छा ठीक है भाई, अपने इशारा किए कि दो राशि पोशाक दो। तो राशि पोशाक दिया गया। ये राशि पोशाक पहनने के बाद बोले ये कि बुद्धि पहनती है राशि पोशाक। देखिए बुद्धि था तो राशि पोशाक पहने, और ये बुद्धि राजा के लिए राशि पोशाक है, इसलिए बुद्धि है, इसलिए इसमें हिम्मत है, कूटनीति है, राजनीति है, सब कुछ है, इसलिए बुद्धि का पहनावा है राजसी पोशाक। उसके बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए। वो फिर बोले कि नहीं महाराज दास्ता की बात नहीं, आप पूजनीय हैं। गोनू झा बोले आप आदरणीय, आप विद्वान हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप जो घमंड कर देते हैं कि हम गुलाम बना लेंगे, अब आप शास्त्रार्थ है, आप किसी को ज्ञान दीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए, लेकिन ये ऐसा कोई शर्त नहीं कीजिए कि आप हार जाओगे तो हमें आपको सेवक बनना पड़ेगा। बस इसी को रिक्वेस्ट है आपको, मैं अपना वचन से मुक्त करता हूँ, मैं आपको अपनी दास्ता नहीं करवा सकता हूँ। इसलिए गोनू झा ये बात बोले। उसके बाद फिर मिथिला नरेश ने गोनू झा को अपने दरबार में भी नवरत्न के रूप में उन्हें सम्मानित किए और पदस्थापित किए। यही था छोटी सी गोनू झा की कहानी। आज इस कहानी के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। राधे राधे, हरिओम। फिर मिलेंगे कुछ बातों कुछ कहानियों के साथ। आप लोग से मिलते हैं, खुशी लगता है, और आपके जीवन में हमेशा खुशबू गम महकते रहे। राधे राधे।